नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, आज हम उसको इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट अमॉन्ग ट्रेडर्स टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। जो कॉन्ट्रैक्ट है एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जो कि ट्रेडर्स के द्वारा बनाया जाता है, जो कि फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फ्यूचर के लिए ही फॉर्म किए जाते हैं। द वैल्यूज़ ऑफ मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट्स। ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स की जो वैल्यू है वो डिसाइड की जाती है उनकी अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू से। अंडरलाइंग का मतलब हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। दूध है, दूध से हमें क्या क्या मिलता है, दही मिलता है और घी मिलता है। तो अगर दूध का प्राइस ज़्यादा होगा तो दही और घी का प्राइस भी ज़्यादा होगा, और अगर दूध का प्राइस कम होगा तो दही और घी का भी प्राइस जो है वो कम होगा। चलिए अब देखते हैं हम कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मेनली 5 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड वन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फोर्थ वन स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट वन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। चलिए हम वन बाय वन पाँचों को डिस्कस करते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू ट्रेड द अंडरलाइंग एसेट इन द फ्यूचर एट अ प्राइस एग्रीड अपॉन टुडे। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर, जिसमें कि जो प्राइस है, जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा रहा है, उसमें जो प्राइस है वो आज की डेट में यानी कि प्रेजेंट की डेट में ही डिसाइड कर लिया जाता है कि फ्यूचर में किस प्राइस पे कमोडिटी या आइटम जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा है वो एक्सचेंज होगा। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने प्राइस जो है वो प्रेजेंट में ही डिसाइड कर लिया है तो फ्यूचर में प्राइस उस चीज़ का, उस आइटम का, उस गुड्स का, उस कमोडिटी का कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट में ही उसका प्राइस जो है वो तय कर लिया है। उसी प्राइस पे हम उस चीज़ को एक्सचेंज करेंगे। चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक वीट फार्मर है और एक मिलर है। मिलर यानी कि चक्की वाला। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना कि जब गेहूं की फसल कट जाएगी उसके बाद जो है, जो प्राइस हम लोग डिसाइड कर रहे हैं उसी प्राइस पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे। तो जो मिलर है वो वीट फार्मर से जो वीट लेगा वो एक तय दाम पे, एक प्राइस पे जो उन लोगों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया हुआ है उसी प्राइस पे दोनों एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पे वीट फार्मर को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर फ्यूचर में वीट का प्राइस अगर कम हो जाता है, क्योंकि उसने पहले से ही चक्की वाले के साथ एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लिया है, जिसमें उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया है कि एक प्राइस के ऊपर हम लोग वीट को एक्सचेंज करेंगे। तो अगर फ्यूचर में वीट का प्राइस कम होता है तो फिर वीट फार्मर को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मिलर है चक्की वाला, चक्की वाले को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर फ्यूचर में जो प्राइस है वीट का अगर वो बढ़ता है, क्योंकि उसने वीट फार्मर के साथ पहले ही डिसाइड कर लिया है कि किस रेट पे जो वीट है वो फार्मर से वो ख़रीदेगा। तो फ्यूचर में अगर वीट का प्राइस बढ़ता है तो चक्की वाले को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली पीपल्स जो हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए फॉर्म करते हैं क्योंकि उनका जो रिस्क है वो कम हो जाता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन स्टैंडर्डाइज्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच अ क्लियरिंग हाउसेज गारंटीज द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल ट्रेड्स। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हम एक टाइप का स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। जी हाँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक टाइप का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, लेकिन ये एक टाइप का स्टैंडर्डाइज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है क्योंकि इसमें एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि गारंटी देती है, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको गारंटी देती है कि उनका लॉस नहीं होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए हम इसको समझते हैं कि क्लियरिंग हाउसेज होते क्या हैं। अ क्लियरिंग हाउस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन that ensures that no trader is harmed if another trader fails to honor the contract। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी यानी कि जो क्लियरिंग हाउस है वो एक टाइप की संस्था, एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इंश्योर करता है ट्रेडर्स को कि अगर कोई ट्रेडर फेल हो जाता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने में तो अगले ट्रेडर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्लियरिंग हाउस है उसने एक टाइप की गारंटी दी हुई है कि जिस ट्रेडर का लॉस होगा, अगर दूसरा ट्रेडर अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाता है तो जिस ट्रेडर का लॉस हो रहा है उस ट्रेडर का जो लॉस है वो जो क्लियरिंग हाउस है वो पे करेगा। चलिए हम इसको और अच्छे से समझते हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिफ़ॉल्ट्स। अगर कोई
प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्लियरिंग हाउसेस हैं वो एक टाइप का रिक्वायर्ड मार्जिन होता है। मतलब अगर कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो उसका एक इनिशियल मार्जिन लगता है। तो वो इनिशियल मार्जिन जितने भी ट्रेडर जो हैं वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उनसे इनिशियल मार्जिन जो है वो क्लियरिंग हाउसेज ले लेते हैं। क्लियरिंग हाउसेज यहाँ पे कौन होते हैं? वो होते हैं ब्रोकर्स। जो ब्रोकर्स होते हैं उन्हीं को हम क्लियरिंग हाउसेज बोलते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा दो ट्रेडर जो हैं आपस में मिलते हैं और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं। तो जो ब्रोकर होगा यहाँ पे वो एक टाइप का इनिशियल मार्जिन जो है वो दोनों जितने भी ट्रेडर जो हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे वो उनसे एक इनिशियल मार्जिन मांग लेता है, जिससे कि फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कोई होती है तो उससे दूसरे ट्रेडर को कोई लॉस ना हो। और जो क्लियरिंग हाउसेज हैं वो हर ट्रेडर के अकाउंट को डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं। अगर कहीं पे मार्जिन की कमी पड़ती है, मार्जिन कम पड़ता है या फिर लॉस हो रहा होता है तो उस ट्रेडर को जो क्लियरिंग हाउसेज यानी कि जो ब्रोकर है वो इन्फॉर्म करता है कि आप अपनी मार्जिन आपके अकाउंट में कम पड़ रहा है तो आप मार्जिन के रिक्वायरमेंट को पूरा करिए, अदरवाइज़ हम आपके ट्रेड को कट कर देंगे, यानी कि आपका जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर देंगे। तो इसीलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है जो कि एक गारंटी देता है जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनको लॉस नहीं होगा कोई अनसर्टेनिटी की वजह से। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। अ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू एक्सचेंज पेमेंट्स ऑफ पीरियोडिक कैश फ्लो दैट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर एसेट प्राइजेज और इंटरेस्ट रेट्स। जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होता है ये भी एक टाइप का एग्रीमेंट होता है जिसमें कि दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट फॉर्म किया जाता है जिसमें कि एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज किया जाता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स के अंडर में? इसमें हमारे इंटरेस्ट रेट आ जाता है, स्टॉक आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, कमोडिटी आ जाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स का एक्सचेंज हो रहा है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो हम उसको बोलेंगे इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, और अगर स्टॉक्स का हो रहा है तो स्टॉक्स स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, बॉन्ड्स का हो रहा है तो बॉन्ड्स स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, कमोडिटी का हो रहा है तो कमोडिटी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मेनली पर्पस स्वैप कॉन्ट्रैक्ट का ये होता है कि एक्सचेंज होता है इसमें टू पार्टीज़ के बीच में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है बिटवीन टू पार्टीज़, यानी कि दो पार्टीज़ के बीच में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्सचेंज होता है, स्वैप होता है, यानी कि एक इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड्स, स्टॉक्स एंड कमोडिटी का एक्सचेंज किया जाता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अलाउ द होल्डर ऑफ द ऑप्शन टू बाय और सेल। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अलाउ करता है, जिसने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किया हुआ है उसको अलाउ करता है बाई और सेल करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का ऑप्शन है, उसने ऑप्शन बाई किया है कि सेल किया है। और जो भी ऑप्शन लेता है, जो भी ऑप्शन का होल्डर होता है उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उसके ऑप्शन की एक्सपायरी से पहले उसको बेचना चाहता है कि एक्सपायरी के वक्त बेचना चाहता है, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको एक्सपायरी के वक्त ही बेचना है। यहाँ पे आपको खुली छूट होती है, यानी कि छूट दी जाती है कि आप एक्सपायरी से पहले भी ऑप्शन को खरीद या बेच सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन बाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि उसने ऑप्शन को कॉल किया है, कॉल ऑप्शन। अगर कोई ऑप्शन को बेच रहा है तो हम उसको बोलेंगे पुट ऑप्शन उसने किया है। तो आशा करता हूँ आपको ऑप्शन समझ में आया होगा क्या होता है। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे देयर बेनिफिशरीज अ कैश बेनिफिट इफ सम इवेंट अकर। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पे करते हैं अपने बेनिफिशरीज़ को। मतलब कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी से कोई इंश्योरेंस करवाया है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। तो अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसका जो पेमेंट है वो कंपनी करेगी जिससे आपने इंश्योरेंस करवाया है। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया है तो आपकी लाइफ में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो उसके लिए वो कंपनी पे करेगी। अगर आपके हेल्थ का अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है और आपके हेल्थ के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो हेल्थ के इलाज उसके लिए जो जिस कंपनी से आपने करवाया है उसके लिए वो पेमेंट करेगी। अगर आपने किसी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस करवाया है तो मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके कॉस्ट उसमें जो भी आएगी उसको ठीक करने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी देगी जिससे आपने मोटर व्हीकल इंश्योरेंस करवाया रहा होगा। तो ये होता है हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट।
आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।